हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जल्दी से सारे दोस्तों तैयार हो जाइए और आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं घटना चक्र के वन लाइनर सेशन में। पॉइंट टू पॉइंट सेशन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा दूसरा सेशन है डियर, और आप लोग जिन्होंने पहला सेशन अभी तक नहीं देखा है एक बार जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि आपका जो ये सेशन है घटना चक्र की एक ही बहुत ही बड़ी पहल शुरू की गई है घटना चक्र के द्वारा, जिसके माध्यम से जो आप पॉइंटर बुक खरीदते हैं घटना चक्र की, उसका पूरा विश्लेषण आपके इस चैनल पर ऑनलाइन माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार सारे दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है डियर। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा आपका वन लाइनर का जो है जो पॉइंटर है डियर, उसका एनालिसिस शुरू करते हैं। और आप याद रखिएगा घटना चक्र का ऑनलाइन ऐप भी आ चुका है, तो जिन्होंने अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डियर, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जितनी भी आपकी जानकारियां हैं, कई सारे जो न्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको घटना चक्र के ऐप पर आसानी से मिल जाएगी। साथ में ये वीडियो जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब के साथ साथ आपको ये सारे आपके घटना चक्र के ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन वन लाइनर द पॉइंटर का सेशन। लेट अस स्टार्ट डियर। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट आपके सामने है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है। दोनों पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा कि किसको पार किया गया है, तो पाक जलडमरू मध्य किसको ये जोड़ता किसको है, तो भारत और श्रीलंका को। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका को डियर। और इसको तैर कर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि विश्व की सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है डियर, तो वो कौन है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जिया राम। क्या नाम है डियर, उनका नाम है जिया राम, जो विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन चुकी हैं। और इन्होंने पाक जलडमरू मध्य को पार किया है तैर करके। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये कब की घटना है, तो 20 मार्च 2022 की। ठीक है, 20 मार्च 2022 आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जिया राम विल बी द करेक्ट आंसर। एक इंडियन है डियर, एक भारतीय है, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय महिलाएं आज के समय में पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं, हर जगह भारतीय तिरंगा फहरा रही हैं, और उनमें से एक और भी हैं जिनका नाम है जिया राम। आंसर हो जाएगा जिया राम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, 3 साल से पूरी दुनिया परेशान है इस कोरोना की वजह से। और इसके लिए एक ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एक इंटरनेशनल संगठन की केंद्र की स्थापना की गई है डियर एक प्रकार से। और ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। ये हैं कौन, तो चिकित्सा मंत्री हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है, चिकित्सा मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा किया गया है ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ। अगर हम ब्रिक्स की बात करें डियर, यहां पर अगर एक पॉइंट हम याद करना चाहें तो ब्रिक्स होता क्या है, तो ब्रिक्स यानी आपका BRICS मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्राजील। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है डियर रशिया, ठीक है, और आई का मतलब होता है इंडिया, और सी का मतलब होता है यहाँ पर चाइना, और एस का मतलब क्या होता है, साउथ अफ्रीका। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यानी टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 5 देश शामिल हैं इस ब्रिक्स में, और इन्हीं ब्रिक्स देशों के द्वारा ही इस आपके टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा याद रखिएगा, और ब्रिक्स देशों के ग्रुप को भी याद रखिएगा। और इसी ब्रिक्स का एक बैंक है, इसी ब्रिक्स देश का डियर एक बैंक है जिसका नाम है NDB। क्या नाम है, NDB उसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है डियर। याद रखिएगा, सारे पॉइंट काफी बार आपके सारे एग्जाम में
ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इस एनडीबी की स्थापना की गई थी 2014 में। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके टोटल मेंबर इस समय कितने हो चुके हैं, तो 9 मेंबर हैं एनडीबी में। अभी हाल ही में इसमें 4 नए मेंबर को शामिल किया गया है एनडीबी में। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 मेंबर शामिल किए गए हैं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में। शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या हो चुकी है टोटल 9। ठीक है, तो ये ब्रिक्स से संबंधित पॉइंट है और आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है सुजलम 2.0। कौन सा डियर, सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो सुजलम यानी एक प्रकार से जल से संबंधित है। किससे, जल से संबंधित है, जल की स्वच्छता से संबंधित है डियर, जल की स्वच्छता और पूरे भारत में आम नागरिक को जल की उपलब्धता से संबंधित है सुजलम 2.0 अभियान। और ये जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में आपको पता है जब आपकी 2019 के बाद एक नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो हमारे देश में एक अलग से मंत्रालय बनाया गया डियर, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा, जल शक्ति मंत्रालय। यानी ये सारी चीजें आपके इसी मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। इसके तहत जल के प्रबंधन से संबंधित सारी चीजों को रखा गया है इस मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए डियर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। नाम क्या है, दस्तलिक युद्धाभ्यास। कौन सा, दस्तलिक युद्धाभ्यास। इसका आयोजन जो है किन देशों के बीच में किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपके युद्धाभ्यास से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा डियर। और दस्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन ये किन देशों के बीच में आयोजित किया गया है, कल हमने डिस्कस किया था लामितीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दस्तलिक युद्धाभ्यास 22 मार्च 2022 ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है डियर। किसके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और अगर इसकी बात करें तो इसका संस्करण कौन सा है, तो ये इसका तीसरा संस्करण है इस युद्धाभ्यास का। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाला दस्तलिक युद्धाभ्यास का संस्करण कौन सा है, तो तीसरा संस्करण है। इसका जो आयोजन है वो 22 से 31 मार्च के बीच में किया गया है। कब से कब तक, तो 22 से 31 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया है। उसके अलावा इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो यांगयारिक में किया गया है जो उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर, यांगयारिक उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो पिछला संस्करण था यानी 2021 में डियर, 2021 में इसका जो पिछला संस्करण था वो आयोजित किया गया था रानीखेत में। कहां पर, रानीखेत में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाले जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इसका संस्करण कौन सा है, तो तीसरा है। आयोजन हुआ था 22 से 31 मार्च के बीच में, यांगयारिक इसका जो है आयोजन स्थल था। और इसका जो पिछला संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था वो आयोजन किया गया था रानीखेत में। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एक भी पॉइंट आपके एग्जाम में डियर हमारे स्टेशन से बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि घटना चक्र से बाहर कुछ भी नहीं होगा। घटना चक्र हर आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम कोई भी हो, सॉल्यूशन एक ही है और वो है घटना चक्र। तो जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, जल्दी से कर लीजिएगा, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। ठीक है, आंसर ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर अगर युद्धाभ्यास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डियर, और युद्धाभ्यास अगर हम बात करें तो कई सारे अन्य देशों के बीच भी युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इंडिया और जापान के बीच में, किसके बीच में डियर, इंडिया और जापान की अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है उसमें आपका एक युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा, धर्म गार्जियन
युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच में। उसके अलावा एक होता है आपका जाइमेक्स युद्धाभ्यास। कौन सा? जाइमेक्स युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच में। तीसरा आपका होता है जापाड युद्धाभ्यास डियर। कौन सा? जापाड युद्धाभ्यास। इन सारे युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच में। और अभी हाल ही में फ्रांस के साथ में, भारत और फ्रांस के साथ में युद्धाभ्यास हुआ था, फ्रांस और इंडिया का युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? वरुण युद्धाभ्यास। तो वरुण युद्धाभ्यास भी किसके बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और फ्रांस के साथ में। और यही फ्रांस से राफेल भारत आया है, याद रखिएगा। राफेल भारत को किस देश से मिला है? तो फ्रांस से। उसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है डियर, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा युद्धाभ्यास। कौन सा? इसके साथ में एक इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास भी होता है। इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास यानी नौसेना का युद्धाभ्यास है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और कल हमने डिस्कस किया था लामीतीय युद्धाभ्यास। कौन सा डियर? लामीतीय युद्धाभ्यास कल हमने डिस्कस किया था भारत और यानी इंडिया और सेशल्स के बीच में। कल ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था भारत और सेशल्स के बीच में। उसके अलावा हमारे बगल में एक देश है, पड़ोसी देश है, जिसका नाम है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। उसके अलावा भारत और चीन के साथ में डियर, इंडिया और चाइना के साथ में हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। कौन सा? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सारे एग्जाम में आपके ये पूछे जाते हैं। युद्धाभ्यास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डियर परफेक्ट है आना 100% फिक्स है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर एराइज होता है युद्धाभ्यास से। तो इसको छाप लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आपके छपने वाला है। आइए बढ़ते हैं डियर अपने अगले पॉइंट की तरफ। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास छूटा जा रहा था, जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास डियर। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है। ये होता किसके बीच में है? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, 4 देश मिलकर इस युद्धाभ्यास का आयोजन करते हैं। कौन सा? मालाबार युद्धाभ्यास का। कितने देश शामिल होते हैं डियर? 4 देश। कौन कौन से? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये चारों देश शामिल होते हैं। इस मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी 1992 में, जब केवल भारत और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास होता था। लेकिन इसी युद्धाभ्यास में 2015 में डियर शामिल हो गया जापान, और इसी में शामिल हुआ 2019 में कौन? ऑस्ट्रेलिया। सारे पॉइंट याद रखिएगा, इस युद्धाभ्यास से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दैट वी आर डिस्कसिंग हियर डियर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2020 के युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था कोविड काल में। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। हमने आपको पहले भी बताया था डियर, मार्च का महीना दिवस के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट डेज के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं दिवस से। ठीक है, तो जो विश्व टीबी दिवस है, इसका आयोजन कब किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब मनाया जाता है डियर? 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व टीबी दिवस। और इस बार की जो विश्व टीबी दिवस है 2022 में, इसकी थीम क्या रखी गई है 2022 में डियर? तो इसका थीम क्या है? तो इन्वेस्ट एंड टीबी सेव लाइव्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर सेव लाइव्स होगा, क्या हो जाएगा? सेव लाइव्स। ठीक है, इन्वेस्ट एंड टीबी सेव लाइव्स, ये इसका जो है इस बार का थीम है 2022 में टीबी दिवस का। अगर हम यहाँ पर मार्च के महीने की बात करें डियर, तो मार्च का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घटनाक्रम होते हैं। मार्च का महीना है जब 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं कौन सा? महिला दिवस। उसके अलावा 21 मार्च को, यहाँ पर 20 मार्च को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था कौन सा डियर? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। उसके अलावा गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया था। इसी 20 के बाद आता है 21 मार्च, और 21 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वन संरक्षण दिवस। और इसके बाद है 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं
कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। और इसके बाद आता है शहीद दिवस डियर 23 मार्च 1931, जब हमारे देश के होनहार क्रांतिकारियों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है अंग्रेजों के द्वारा फांसी चढ़ा दिया गया था। और 23 मार्च को शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। और इसी के बाद आपका आता है 24 मार्च डियर, जिस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। तो ये मार्च के महीने में जो आपके डेज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप छाप लीजिएगा अपनी कॉपी में भी और दिमाग में भी, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डियर छपने वाले क्वेश्चन हैं। आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो जो बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन है डियर, ये किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो इसके पहले गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और बिप्लोबी गैलरी जो है बिप्लोबी भारत गैलरी का जो उद्घाटन जो है डियर, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। और जिसको ये भी नहीं पता कि ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है डियर, तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, ठीक है। तो कहाँ पर है? ये कोलकाता में है, ममता दीदी के राज्य में है, कोलकाता में, जो भारत की 1911 से पहले कैपिटल भी थी। जब भारत की कैपिटल को स्थानांतरित किया गया था 1911 में, कहाँ पर? दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और 1912 में भारत की जो कैपिटल थी वो बनाया गया था दिल्ली को। तो आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर की बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। और उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर डियर। अगला हमारा जो सेशन है, अगला जो पॉइंट है, आखिर वो क्या है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र हर कदम पे हर पल आपके साथ है। और ऐसी उम्मीद है कि आप भी घटना चक्र का साथ उसी प्रकार से देंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उत्तराखंड, कौन सा डियर? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया है डियर? तो किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण किया है। आपको यहाँ पर इस बार का जो करंट अफेयर आपका इशू हुआ था डियर, उसमें 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उन राज्यों का विश्लेषण क्रम वाइज किया गया है। तो जिन लोगों ने बुक अभी तक नहीं लिया है, ले लीजिएगा, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव का विश्लेषण, कितने चरण में चुनाव हुए थे, कितने सीटों पर कौन सी पार्टी विजयी हुई थी, उन सारी चीज़ों का विश्लेषण उस किताब में किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। और ये कब हुआ था? तो 23 मार्च 2022 को। ये उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं डियर? कौन से मुख्यमंत्री होंगे? तो ये उत्तराखंड के हैं 11वें मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, 11वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। फूलों की घाटी कहाँ पर है डियर? तो फूलों की घाटी यही उत्तराखंड में है। आपके सामने अगर एग्जाम में कहीं पर दून वर्ड आ जाता है, पतली दून कहाँ पर है, देहरादून कहाँ पर है, तो ये सारे जो पर्यटक स्थल हैं या एक प्रकार से जो धार्मिक स्थल हैं, ये सारे कहाँ पर हैं? तो सारे उत्तराखंड में हैं। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सारे धार्मिक स्थल कहाँ पर हैं? तो उत्तराखंड में है। ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से उत्तराखंड का हमारे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि 2000 में उत्तर प्रदेश से इसके पर्वतीय भाग को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कार्बन न्यूट्रल खेती, ये क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से भी है और ग्राम विकास से भी है, क्योंकि आपका लेखपाल और वीडियो का एग्जाम सामने है डियर। तो याद रखिएगा और छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है केरल, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, जहां पर भारत में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है। उसी केरल में जो है कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत की गई है। भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17 मार्च 2022 को।
अगला हमारा पॉइंट है डियर, भारत में प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शहीद दिवस अभी हमने डिस्कस किया था, आपको इसका आंसर पहले भी मिल चुका होगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया कि 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, 21 मार्च को आपका वन संरक्षण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। मार्च का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे दिवस दिमाग में रहना चाहिए और आंसर हो जाएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। किसको फांसी दी गई थी? तो आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी इसी 23 मार्च को डियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उत्तराखंड के यहाँ पर कौन से मुख्यमंत्री होंगे? तो 11वें। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बट कोई बात नहीं डियर। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होती है, बट वी आर जस्ट करेक्टिंग इट। ठीक है, और यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा, रिपीट आपका हो गया। 11वें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा राज्य है जिसका स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा? 110वां स्थापना दिवस। ठीक है, 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है डियर। इसका मतलब उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1912 में हुई थी। इसका मतलब है उसकी स्थापना हुई थी 1912 में, 1912 में। आखिर वो राज्य है कौन सा? कौन सा राज्य है? तो वो है बिहार है। कौन सा? बिहार राज्य है डियर, जिसका 110वां जो है स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है? बिहार है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं इस समय बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डियर बिहार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में गैस पाइपलाइन शुरू किया गया था बिहार से नेपाल के लिए। भारत और नेपाल के बीच में जो गैस पाइपलाइन बनी है वो बिहार से नेपाल के बीच बनी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसको जो है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया डियर? तो ये सम्मानित किया गया है सुरेश रैना को। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे सुरेश रैना, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इस बार तो इनको आईपीएल की टीम में भी चुना नहीं गया है सुरेश रैना को, जो एक प्रकार से स्टार खिलाड़ी थे चेन्नई सुपर किंग्स के। और आज से 2 साल पहले तक ये आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे सुरेश रैना। ठीक है, और इस बार उनको आईपीएल में भी नहीं चुना गया है और इन्हीं को दिया गया है स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022। और ये सम्मानित किसके द्वारा किया गया है डियर? यानी ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है मालदीव की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव की सरकार के द्वारा ये आपका अवार्ड दिया गया है, मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मौले जो है यहाँ की कैपिटल है। आइए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, कौन सा? सुरक्षा कवच। कौन सा डियर? सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। कौन से जो है भारतीय जो आपकी सेना है, इंडियन आर्मी ने किस राज्य की पुलिस के साथ में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? किसके साथ में? तो मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में। किसके बीच में डियर? महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। भारतीय जो सेना है यानी आर्मी दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखिएगा 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा एयरफोर्स अगर डे की बात करें डियर, एयरफोर्स दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नेवी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, नेवी डे, ये कब आपका? 4 दिसंबर को। सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और आपका सेना जो है आपके डिफेंस का सबसे उच्च अधिकारी कौन सा होता है पूरे भारत में? सेना को जो लीड करता है उसका नाम है राष्ट्रपति, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है सेना का। इस अभ्यास का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, इसका आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवादी कार्यवाही का
मुकाबला करना, क्योंकि 2008 में डियर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, उसका रास्ता था समुद्र मार्ग, और इसी समुद्री मार्ग से आतंकियों को रोकने के लिए ही इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, सुरक्षा कवच 2 युद्धाभ्यास का। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान के बीच में। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो यांगियारिक उज्बेकिस्तान में किया गया है इसका आयोजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और उनके बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना, और साथ में इसका आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था? तो रानीखेत में इसका आयोजन 2021 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है डियर, छाप लीजिएगा। 4 स्टार का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में पेपरलेस विधानसभा की कार्यवाही करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उस राज्य का नाम क्या है? नागालैंड उसका नाम है डियर, नागालैंड। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट है, यह जो कार्यवाही है किस एप्लीकेशन के अंतर्गत किया गया है? तो इस कार्यवाही को किया गया है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत डियर? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है आपका विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा कार्यवाही करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड के राज्यपाल इस समय कौन है? तो उनका नाम है जगदीश मुखी, इस समय नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट याद रखिएगा नागालैंड से संबंधित, और ये आपकी पहली पेपरलेस विधानसभा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में, सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, कौन सा डियर? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये किया गया है मार्च 2022 में। IQ एयर एक स्विस संगठन है। ठीक है, एक स्विस संगठन है IQ एयर, उसी के द्वारा इस आपके आंकड़े को या इंडेक्स को जारी किया गया है, गुणवत्ता रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो सबसे पहले अगर कोई भी रिपोर्ट जारी होती है डियर, तो वहाँ पर हमें याद रखना है कि उसमें भारत के लिए क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है उसका नाम है दिल्ली, यानी हमारे देश की कैपिटल है। और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में हमारे देश की गुणवत्ता में सुधार होना जरूरी है, और दिल्ली को सुधरना पड़ेगा, यानी हमारे देश की राजधानी को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ऊपर हो तो इसका मतलब नहीं है कि हर जगह अच्छा ही है। यहाँ पर प्रदूषण की बात की जा रही है, और प्रदूषण में शीर्ष पर है हमारी दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो सबसे प्रदूषित शहर है डियर भिवाड़ी, राजस्थान। कौन सा? भिवाड़ी जो है सबसे प्रदूषित शहर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश बना है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश बना है सबसे प्रदूषित देश, जो बगल में हमारे देश है बांग्लादेश, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जो अभी हाल ही में अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा था। कौन सा? 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था भारत के सहयोग से। 1971 में अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान से अलग होकर के एक राज्य, एक देश बना था बांग्लादेश डियर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। मालदीव की राजधानी का नाम क्या है डियर? तो मालदीव की राजधानी का नाम है माले, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया यहाँ का है मुद्रा। ठीक है, मालदीवियन रुपया जो है यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा। माले इसकी कैपिटल है। और अभी हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
स्पोर्ट्स अवार्ड एसएस अवार्ड का जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया डियर, तो ताज होटल में। और ताज होटल है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। ये वही होटल है जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था 2008 में। ठीक है, चलिए 26/11 भूले नहीं होंगे, 26 नवंबर 2008 में यहीं पर आपका अटैक हुआ था आतंकवादियों का। चलिए आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है इस आयोजन में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किस पुरुष को दिया गया, यानी आपके मेल की बात की जा रही है, मेल में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को दिया गया है। किसको, नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और इस आयोजन में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड महिला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मीराबाई चानू को। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है डियर, क्योंकि अभी हाल ही में आपका आयोजन किया गया था कौन सा, ओलंपिक का आयोजन किया गया था डियर, और एक था आपका पैरा ओलंपिक। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों का आयोजन स्थल कौन सा था, तो जापान है, याद रखिएगा जापान दोनों का आयोजन स्थल था। आपके ओलंपिक और पैरा ओलंपिक और कॉमन स्थल जो है जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। कौन सा, टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत ने तहलका मचाया है डियर। इस बार ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी है, एक गोल्ड मेडल है। और गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, तो नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में जो है इनको गोल्ड मेडल मिला था। आज तो पाकिस्तान भी डरने लगा है, बॉर्डर से दूर खड़ा होता है, क्योंकि भारत के पास इतने बड़े भाला फेंक हैं कि भाला अगर फेंकेंगे तो पाकिस्तान में गिरेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्ड मेडल मिला था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे इस ओलंपिक में, जिसका आयोजन टोक्यो में जापान में किया गया था। और पैरा ओलंपिक में तो हद कर दिया भारतीयों ने, रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक के पूरे भारत के जितने भी आपके भारत ने पैरा ओलंपिक में यहाँ पर खेला है, जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं डियर, आज तक के इतिहास में भारत ने केवल 12 मेडल जीते थे। लेकिन इस बार तो भारत ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, टोटल 19 मेडल भारत ने कब्जा किया है। 19 मेडल भारत ने इसी पैरा ओलंपिक में जीते हैं, पूरे रिकॉर्ड तोड़ गए। यानी केवल भारत ने 12 मेडल जीते थे आज तक के इतिहास में इस पैरा ओलंपिक से पहले, और इस पैरा ओलंपिक में भारत ने जीत लिया है 19 मेडल। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। ओलंपिक में पहली भारतीय महिला बनी थी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में, जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के सेशन में डियर। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बनने थे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है आज के। ठीक है, तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और हम लोग फिर से मिलेंगे डियर। लेकिन याद रखिएगा, आप सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक घटना चक्र का ऐप डाउनलोड नहीं किया है डियर, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घटना चक्र का ऐप डाउनलोड कीजिए, और हर वो फैसिलिटीज़, हर वो चीज़ें जो आपको लगती है, जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है डियर, वो सारी चीज़ें आपको घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा सेशन, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के लिए, उन सारे पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आज का सेशन हम लोग डियर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और याद रखिएगा, इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से डियर नेक्स्ट सेशन में हम लोग। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी इतनी ही, लेकिन चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।